यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि का हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो मेंटरशिप यहाँ पर टेस्ट चल रहा है यूपीएससी का, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दृष्टि का जो मेंटरशिप टेस्ट है यहाँ पर देखो, जो अभी यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, आईएएस प्रीलिम्स का एग्जाम 2027 का होगा, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर मेंटरशिप जो टेस्ट है वो हम लोग करेंगे, राइट। पहला पेपर हम लोग कर चुके हैं, दूसरा पेपर यहाँ पर ये, उसके बाद दूसरे बार हम लोग यहाँ पर खत्म होने के बाद तीसरा करेंगे, राइट। यहाँ पर हिस्ट्री का 70, मैपिंग का प्लस करंट अफेयर से क्वेश्चन दे रखे हैं। इसी टाइप के पहले भी जो टेस्ट था ना उसमें भी क्वेश्चन थे। तो पूरा इस वक्त सिलेबस खत्म करने के बाद पूरा एक, जैसे कि हिस्ट्री पूरा एक साथ करा रहे हैं ना, और करंट अफेयर्स पूरा, तो ऐसे करके पूरा एक सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर कवर करते, तो ऐसे टेस्ट इनका मिलेगा देखने को। और 2702 कोड है, राइट, याद रखना है। और स्टार्ट करते क्वेश्चन, देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कवर करेंगे। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1915-16 के दौरान भारत के दौरान व्यापक दौरान यहाँ पर पीछे गंभीर जो गांधी जी के तत्कालिक उद्देश्य क्या थे। आंसर हो जाएगा पहले का करेक्ट आंसर कि सक्रिय राजनीतिक प्रवेश में करने से पहले भारत में जमीनी वास्तविकताओं का अध्ययन करना था इनका, ठीक है। आंसर क्या होगा पहले का सी करेक्ट आंसर यहाँ से। सेकेंड है, गांधी जी के प्रारंभिक जो सत्याग्रह हैं उसके संबंध में विचार करना है। सत्याग्रह और उससे संबंधित विशेषता कौन सी है इसकी। देखो पहले का जो जाएगा यहाँ से, ये चंपारण नीली खेती करने वाले किसानों की शिकायतों की जांच के लिए गांधी जी सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए आधिकारिक समिति का गठन किया था, सही है। सेकेंड बात है, अहमदाबाद एक औद्योगिक विवाद को हल करने के लिए उसके विधि के रूप में भारत में गांधी को अपना उपवास, ये भी करेक्ट होगा। तीसरा यहाँ पर है कि खेड़ा किसानों की आर्थिक स्थिति में परवाह किए बगैर सभी किसानों को भू राजस्व माफ़ी मांगा, ठीक है, पूर्ण माफ़ी। तीसरी बात गलत होगी। आंसर क्या होगा 1 2 से करेक्ट है, तीसरी बात यहाँ से खेड़ा वाली बात इससे गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा 1 2 करेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 के बारे में, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में विचार करने। मॉन्टेग्यू घोषणा ने ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति की घोषणा की थी। पहली बात तीसरे का स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, भारत शासन अधिनियम 1919 ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर द्वैध शासन की शुरुआत की थी। सेकेंड गलत है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 ने केवल प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी, जहां विषयों को आरक्षित और राजतांत्रिक श्रेणी में विभाजित किया था। केंद्र सरकार गवर्नर जनरल के प्रभावी नियंत्रण के अधीन रही थी और द्वैध शासन के अधीन नहीं लाई गई थी। तीसरा है, भारत शासन अधिनियम 1919 ने पृथक निर्वाचन मंडल की प्रणाली को बनाए रखा और उसे अतिरिक्त समुदाय तक विस्तारित किया था। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा नहीं है, 1 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा यहाँ से तीसरे का क्या है, ए करेक्ट है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, रॉलेट एक्ट और यहाँ पर इसके जो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह है उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं। पहली बात है, पहला बोला है कि रॉलेट एक्ट जो है इसमें सरकार ने सरकार को किसी व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष की अधिकतम जो अवधि थी उसको लेकर के यहाँ पर मुकदमे की रियासत में रखने का अधिकार प्रदान थी। पहली बात चौथे की, चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, चौथे का पहला सही हो जाएगा। सेकेंड है, गांधी जी ने रॉलेट विधेयकों को कानून बनाने से पहले ही उनके खिलाफ सविनय विज्ञान आंदोलन आयोजित करने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन किया था, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, चौथे का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5 आते हैं, 5वां नंबर है, असहयोग आंदोलन के बारे में विचार करें, उनकी जो परिस्थिति है उसके बारे में देखते हैं। पंजाब में मार्शल लॉ लागू करना और जबरन दायर के कार्यों को समर्थन ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेही और भारतीय विश्वास को बढ़ावा दिया था, ठीक है। पहला क्या होगा, 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड बोल रहा है कि खिलाफत का मुद्दा जो है इसलिए उठा था क्योंकि ये बात की संधि ने तुर्की खलीफा और लौकिक जो अधिकार थे उसको संरक्षित किया था, लेकिन उसके धार्मिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया था। सेकेंड गलत है। तीसरा, गांधी जी ने पंजाब में अन्याय खिलाफत आंदोलन और स्वराज मुद्दों को एक साथ साझा करके उसके राष्ट्रीय जो कार्यक्रम थे उसमें जोड़कर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, ये बात करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा, 5वीं का 1 3 करेक्ट है, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, खिलाफत आंदोलन के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, बॉम्बे में गठित खिलाफत समिति ने प्रारंभ में अपनी गतिविधियों को खलीफा के समर्थन में बैठकों में याचिकाओं में प्रतिनियुक्ति तक सीमित रखा था। पहला क्या होगा, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है, सही है पहली बात। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है कि वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में हसरत मोहनी ने पहली बार ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का समर्थन किया था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी,
करेक्ट है, करेक्ट है। तीसरा, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत समिति की अध्यक्षता कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम से उसके औपचारिक रूप से अनुमोदन करने के बाद स्वीकार की थी। ये बात गलत है। आंसर सिर्फ 1 2 यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन को अपनाने के पहले यहाँ पर अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष बने थे। 1 2 आंसर है, सही आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कांग्रेस द्वारा अपनाए गए असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के कौन शामिल थे? इसमें से निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? 7वें का आंसर हो जाएगा, शामिल थे यहाँ पर एक तो कांग्रेस द्वारा पदस्थ उपाधियों को मानव की उपाधि को वापस, ठीक है, उनकी वापसी। सेकंड, सरकारी शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय और जो विधान परिषद थे उसका बहिष्कार था। ये बात भी करेक्ट है। तीसरा, राष्ट्रीय शैक्षिक जो संस्थान है उसकी स्थापना और विवादों के निपटान के लिए पंचायत को क्या करना, बढ़ावा देना था। ये भी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट होगी। चौथी बात है, आंदोलन के तत्कालिक प्रथम चरण में उसके रूप में करों के भुगतान न करने के सार्वजनिक सम्मेलन का शुरू किया गया था। चौथी बात यहाँ से गलत होगी। आंसर 1 2 3 इसका करेक्ट है बी। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है अभिकथन पर। यह बोला है कि फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी केवल चौरी चौरा घटना की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि महात्मा गांधी की इस चिंता को भी दर्शाती थी कि आंदोलन अहिंसा से सिद्धांत से दूर जा सकता था, ठीक है, और एक अनियंत्रित सार्वजनिक विद्रोह की ओर बढ़ रहा था। तो यहाँ पर ये उपयुक्त कथन किस आधार पर बताया जा रहा था? ये बताया जा रहा था 8वीं का बी, क्योंकि यहाँ पर जो एक तो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये चौरी चौरा घटना को प्रदर्शित किया गया था कि आंदोलन कुछ वर्ग हिंसक हो गए थे, सही बात है। और सेकंड बात, यहाँ पर कई क्षेत्रों में किसानों ने भागीदारी ने भू राजस्व विरोधी थे और जमींदारी विरोधी को संघर्ष के रूप में ले लिया था, जिसे कांग्रेस नेतृत्व को प्रोत्साहित नहीं करना चाहती थी। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। तीसरी बात है इस कथन के अकॉर्डिंग, तीसरी बात बोला कि ब्रिटिश सरकार जो थी इसने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और दमनकारी उपायों को वापस करने के लिए सहमत हो गई थी और प्रस्ताव को बारडोली सत्याग्रह से पहले गांधी जी के अल्टीमेटम को स्वीकार कर लिया था। तीसरी बात गलत है, सिर्फ पहला दूसरा आंसर करेक्ट होगा, तीसरा आंसर गलत है, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी के संबंध में विचार करना है। इसने औपनिवेशिक सरकार के साथ सहयोग करने के बजाय भारत शासन अधिनियम 1919 के कामकाज को आंतरिक रूप से बाधित करने और देश से परिषद को प्रवेश करने की वकालत की थी। पहली बात 9वें का करेक्ट है। सेकंड, इसकी अवरोधक रणनीति में बजट अस्वीकार करना, आधिकारिक विधेयक के रूप में विरोध करना और उत्तरदायी सरकार के दबाव डालने के लिए विधायी जो प्रक्रिया होती है उसका उपयोग करना शामिल था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड भी करेक्ट है। तीसरे यहाँ से अवरोधक जो रणनीति है उसने अंततः ब्रिटिश सरकार को भारत शासन अधिनियम 1919 के त्याग करने की साइमन कमीशन की नियुक्ति से पहले उसे बदलने के लिए मजबूर किया था। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, ठीक है, आंसर 1 2 ही सिर्फ इसका करेक्ट होगा। तीसरा गलत है क्योंकि स्वराज्यवादियों ने बंगाल और मध्य प्रांत में जो गतिरोध था उसको उत्पन्न किया, लेकिन सरकार प्रमाणन और गवर्नरों की विशेष शक्तियों जो थी उसके माध्यम से कार्य करती रही थी। आगे आते क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है असहयोग आंदोलन के बारे में वापसी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर जो वैचारिक इसके विभाजन है उसके संबंध में विचार करना है। अब परिवर्तनवादियों ने विधान परिषदों की भागीदारी का विरोध किया और गांधीवादी रचनात्मक कार्य की वकालत की थी। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, पहली बात सही है। सेकेंड है परिवर्तनकारी या परिवर्तनवादियों ने द्वैध शासन के कामकाज और इसको आंतरिक रूप से बाधित करने के लिए परिषद में प्रवेश का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे के तहत कार्य करना जारी रखा था। सेकेंड बात भी करेक्ट है 10वें की, आंसर यहाँ से 1 2 सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का जो गठन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण से किया था? आंसर जाएगा 11वें का, ये किया था, करेक्ट आंसर 11वें का, एक भविष्य की लेबर सरकार को भारतीय पंचायत और यहाँ पर जो अधिक उदार संवैधानिक सिफारिश थी वो एक संवैधानिक आयोग या वैधानिक आयोग को गठित करने को रोकने के लिए, ठीक है, आंसर क्या होगा 11वें का, डी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वह भविष्य में किसी लेबर सरकार द्वारा ऐसे आयोग को रोकना चाहती थी जिसमें भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाता हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। 12 नंबर है नेहरू रिपोर्ट के बारे में विचार करना है। इसमें भारत के लिए तत्कालिक संवैधानिक लक्ष्य के रूप में डोमिनेंट स्टेट की सिफारिश की गई थी। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसमें अल्पसंख्यकों के लिए पदों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव रखा गया था, जबकि पृथक
निर्वाचन मंडल का अस्वीकार किया गया था। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से 12वें का, ये भी करेक्ट है। तीसरा है, इसने प्रस्तावित संघीय संविधान की आवश्यक जो विशेषता थी उसके रूप में अपशिष्ट शक्तियों को प्रांतों में निहित किया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है ना? तीसरी बात गलत हो जाएगी। क्योंकि रिपोर्ट में अपशिष्ट शक्तियों के प्रांतों की नहीं बल्कि यहाँ पर केंद्र सरकार के निहित और उनके मजबूत केंद्र समर्थन को लेकर करती थी। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1, 2 सिर्फ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर आते हैं। 13 नंबर इसमें बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी लाहौर अधिवेशन 1929 के बारे में विचार करना है। कौन सा ये किस कारण से पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था। आंसर हो जाएगा 13 का, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस द्वारा अनिर्धारित समय सीमा के रिपोर्ट निरूपण उसमें कार्रवाई करने में विफल रही थी। ठीक है, 13 का बी यहाँ से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 13 बी करेक्ट आंसर यहाँ से। क्वेश्चन 14 है, इसमें बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में विचार करना है। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने प्रस्तावित आंदोलन क्या था? प्रस्तावित जो आंदोलन था इसको स्थापित या स्थगित करने की पेशकश की थी, और ये यदि ब्रिटिश सरकार उनकी मांगों को स्वीकार कर लेती तो 14 का पहला क्या होगा? 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सोचो, 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। सेकंड बात है इसकी, सेकंड बोला है कि असहयोग आंदोलन के विपरीत सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसे कानून का शासन उल्लंघन के साथ शुरू हुआ था जिसके सार्वभौमिक यहाँ पर आकर्षण के प्रतीकात्मक महत्व को चुना गया था। सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात बोला कि आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान कांग्रेस कार्यक्रम में औद्योगिक हड़ताल को राष्ट्रव्यापी अभियान के तौर पर एक अभिन्न भाग के रूप में शामिल किया था। ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि हालांकि स्थानों पर हड़तालें हुई थी और कांग्रेस ने आंदोलन में अहिंसक और व्यापक जो आधारित विशेषता थी उसको बनाए रखने के लिए औद्योगिक और सांप्रदायिक हड़ताल जो थी उसके आधिकारिक कार्यक्रम को लेकर जानबूझकर बाहर रखा था, इसमें शामिल नहीं किया गया था। 1, 2 सिर्फ करेक्ट है। 14 का आंसर 1 और 2 सी। क्वेश्चन 15 है, दांडी मार्च के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, दांडी मार्च साबरमती आश्रम से 78 स्वयंसेवक के साथ शुरू हुई और दांडी नमक कानून को जानबूझकर उल्लंघन के साथ समाप्त हुआ था। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात बोला यहाँ पर कि जो आंदोलन की एक उल्लेखनीय विशेषता महिलाओं की व्यापक भागीदारी थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर 15 का सी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन 16 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्षेत्रीय जो प्रसार है उसके बारे में क्षेत्रीय घटना और इसकी क्या विशेषता होगी, देखते हैं। पहली बात है पेशावर क्या होगा? देखो जो पेशावर है ये आपको हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के बाद गढ़वाल राइफल्स का निहत्था प्रदर्शन कार्यों पर गोली चलाने का इनकार। सोलापुर कपड़ा मिल में श्रमिकों की हड़ताल के बाद पुलिस चौकियों को सरकारी इमारतों पर हमले, दोनों सही हैं। तीसरा बोला है कि वन सत्याग्रह चारे लकड़ी और उन वन उपज का पारंपरिक अधिकारों के पुनः जो प्राप्त करने को लेकर के कानूनों की शांतिपूर्ण उल्लंघन। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ पर ये भी करेक्ट है, सही है। चौथा चटगांव सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों द्वारा शस्त्रागार की जब्ती की गई थी, ये भी करेक्ट है। सभी बातें एकदम सही है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 डी करेक्ट है। क्वेश्चन 17 है, गांधी इरविन समझौता 1931 के बारे में विचार करना है। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई थी। 17 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड समझौते में प्रवेश करने के बावजूद कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपने अंतिम राजनीतिक उद्देश्य के रूप में पुष्टि करी थी। तीसरी बात है कि उड़ीसा में गांधी इरविन समझौता जो था उसको लोकप्रिय प्रतिक्रिया उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण देखी गई थी। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। गांधी इरविन समझौता 1931 के बारे में 17 का 1, 2 और 3 तीनों सही है, डी। क्वेश्चन 18 आते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं इसमें। तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या होगा 1918 में? तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका हो जाएगा क्या? ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन नए संविधान के संबंध में श्वेत तैयार किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? गांधी इरविन समझौता क्या होगा? गांधी इरविन समझौता हो जाएगा
2 नंबर कांग्रेस सभी नामांकन स्थगित करने पर सहमत। और तीसरा जो होगा, तीसरा हो जाएगा तृतीय गोल में सम्मेलन में हो जाएगा आपका 1 और प्रथम गोल में 6। करेक्ट आंसर 18 का क्या होगा, इस टाइप से 18 का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 डी करेक्ट है यहाँ से। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है पूना पैक्ट ने सांप्रदायिक पंचायत के तहत प्रस्तावित पृथक निर्वाचन मंडलों के सिद्धांत को स्वीकार किए बगैर जो दलित वर्ग थे इनको लिए यहाँ पर जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के इसकी रूप में बदला था। इनमें से कौन सा उपयुक्त यहाँ पर जो भी कथन करवाते सही बताता है, बताना है आपको। तो देखो यहाँ पर पहला बोला है कि इसमें सांप्रदायिक पंचायत ने दलित वर्गों को एक पृथक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी और उन्हें अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकार दिया था। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, पहली बात यहाँ से सही है। पूना पैक्ट ने अलगाववादी निर्वाचन के क्षेत्रों में स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की, साथ ही दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ाई थी। सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड, पूना पैक्ट ने प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया था। ये बात गलत है, क्योंकि पूना पैक्ट ने दलित वर्गों के लिए आरक्षण समाप्त नहीं किया था, बल्कि इसके बजाय उन्हें संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में ढांचे को उनकी आरक्षित प्रतिनिधि को बनाए रखा था। 1 2 करेक्ट है, आंसर है। क्वेश्चन 20 नंबर है, 20 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में विचार करना है। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को और भारतीय रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने के लिए करके केंद्र में उसे लागू किया गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से करेक्ट है। थर्ड, इसने विशिष्ट शक्तियाँ संघीय विधानमंडल को प्रदान की जाती थी या प्रदान की गई थी, जिससे वायसराय की विवेकाधीन शक्तियाँ काफ़ी हद तक सीमित हो गई थी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि इस अधिनियम ने अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय विधानमंडल को नहीं सौंपी थी। इसके अतिरिक्त वायसराय के व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ विशेष दायित्व और संवैधानिक सुरक्षा उपबंध के माध्यम से सर्वोच्च बनाए रखा था। ठीक है, आंसर आता है क्या हो जाएगा आपका 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से 20 का आंसर हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 21। बोले 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रिमंडल के संबंध में विचार करना है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि विधानमंडलों में भाग लेने का उद्देश्य भारत शासन अधिनियम 1935 का विरोध करना और अंततः उसे समाप्त करना था। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, कांग्रेस ने प्रारंभ में मंत्रिमंडलों के गठन से इनकार कर दिया, तो जबकि यहाँ पर गवर्नर जनरल ने आश्वासन दे ना दे कि वे अपनी विशेष शक्तियाँ का उपयोग निर्वाचित जो मंत्रिमंडल थे उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं करेंगे। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1937 का जो चुनाव था, ठीक है, प्रांतीय चुनाव, उसमें मिली सफलता के बाद कांग्रेस ने तुरंत सरकारें नहीं बनाई थी और ने जो AICC थी उसने सशर्त पर शपथ ग्रहण करने की नीति अपनाई और गवर्नर से शर्त रखी थी कि वे निर्वाचित सरकार को समान कामकाज हस्तक्षेप करने के लिए अपनी विशेष समिति का उपयोग न करें। दोनों बातें सही है। 21 का आंसर सी। 22 आता है 22। 22 बोला अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में विचार करें। इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार करने का प्रस्ताव था ताकि अधिक भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सके। 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, इसमें मुस्लिम लीग और अन्य अल्पसंख्यकों को आश्वासन किया गया और उनकी सहमति के बिना कोई भविष्य का संविधान लागू नहीं किया जाएगा। क्या होगा सेकंड भी सही है। तीसरा, इसमें युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। 22वें का 1 2 3 सभी यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में विचार करना है 1942 का। उसने यह प्रस्ताव रखा था कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनेंट स्टेट्स का और राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया जाएगा। 23 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड, उसने एक ऐसी संविधान निर्मात्री संस्था की परिकल्पना की थी जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और देशी रियासतों को मनोनीत करने का सदस्य शामिल हों। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड बात भी करेक्ट है। उसने ये अनिवार्य किया था कि प्रत्येक प्रांत में प्रस्तावित भारतीय संघ में सम्मिलित हो और उनके बाहर से रहने का कोई विकल्प न होना चाहिए। तीसरा क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि इस प्रस्ताव में प्रत्येक प्रांत को प्रस्तावित संघ में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। इसके बजाय उन्हें स्पष्ट रूप से ये प्रावधान किया गया था कि जो प्रांत नए संविधान को स्वीकार नहीं करते वे अपनी मौजूदा संवैधानिक स्थिति को बनाए रखने के लिए आ सकते हैं। तो 1 2 करेक्ट है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2।
24 आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शुरुआत के लिए उत्तरदायी कारकों जो थे उसके संबंध में विचार करने, क्रिस मिशन की विफलता, भारतीय सीमाओं को जापानी सेनाओं का आगमन, बढ़ती कीमतों में खाद्य आपूर्ति में कमी, 3 बातें हैं। तो बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही कारक होगा इसका? करेक्ट आंसर 24 को हो जाएगा। एक तो क्रिस मिशन की विफलता, सेकंड भारतीय सीमाओं पर जापानी सीमाओं का आगमन, बढ़ती कीमतों खाद्य आपूर्ति में कमी, तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 24 का डी करेक्ट है। और कांग्रेस के भीतर विभिन्न मत, ये भी पॉइंट लिख सकते हो। 25 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? ब्रिटिश प्रशासनिक सत्ता को जन आंदोलन द्वारा अस्थायी रूप से उन्मूलित किए जाने के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित हुई थीं। 25वें का पहला करेक्ट है। बलिया, तामलुक तथा सतारा जैसे जो स्थान थे उस पर समानांतर सरकार की स्थापना कांग्रेस नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के विकेंद्रीकरण के रूप में प्रतिबंधित करती थी। सेकंड भी सही होगा। तीसरा, समानांतर सरकारें कारागार से कार्यरत कांग्रेस कार्य समिति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का काम करती थीं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति कारागार से इन समानांतर सरकारों का संचालन नहीं कर सकती थी, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए ये सरकारें केंद्रीकृत समन्वय के बजाय स्थानीय नेतृत्व, भूमिगत नेटवर्क और जन भागीदारी के माध्यम से काम करती थी। चौथी बात है, समानांतर सरकारों का अस्तित्व समानता शहरी केंद्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक समय तक बना रहा था, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण अपेक्षाकृत शीघ्र पुनः स्थापित हो गया था। चौथी बात करेक्ट है। 1, 2, 4 करेक्ट आंसर यहाँ से सी, हाँ सी करेक्ट है। 26 है, शिमला सम्मेलन के बारे में विचार करने। शिमला समिट या शिमला सम्मेलन 1945 वेवेल योजना ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में पुनर्गठन का प्रस्ताव था, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए थे। 26 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बोला है कि शिमला सम्मेलन की विफलता का मुख्य रूप से प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के लिए देशी रियासतों के सदस्यों के चयन की विधि को असहमति के कारण हुई थी। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि शिमला सम्मेलन अंततः विफल रहा था, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों के नामांकन पर सहमत नहीं थे और न सहमत हो सके थे, और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने जोर देकर कहा था कि सभी मुस्लिम प्रतिनिधियों के नामित करने का अधिकार केवल उसे है, जबकि कांग्रेस ने उसे दावे को अस्वीकार कर दिया था। आंसर क्या होगा? 1 और 2। 1 करेक्ट है, दूसरा गलत है। 27 नंबर है, कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। पहली बात सही है, प्रस्तावित संघ में तहत यहाँ पर परंतु की रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा अन्य विषय भी शामिल अपने पास रखे थे। सेकेंड यहाँ से क्या होगा? भी करेक्ट है। कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी कि संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय के रूप में काम करना चाहिए, जो योजना के ढांचे को बदलने के लिए स्वतंत्र हो। तीसरा गलत है, क्योंकि कैबिनेट जो मिशन ने ये सिफारिश नहीं की थी कि संविधान सभा को एक पूरी तरह से संप्रभु निकाय के रूप में काम करना चाहिए। 1, 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर बी। 28 नंबर है, माउंटबेटन प्लान के बारे में। इसने ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश भारत में विभाजन को स्वीकार किया और 2 डोमिनियन स्थापना की थी। पहला 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, माउंटबेटन योजना में यह प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश सर्वोच्चता के समाप्त होने पर उसके पश्चात सभी देशी रियासतें स्वतः ही भारत के अधिमान का हिस्सा बन जाएंगी। सेकंड बात क्या है? गलत है। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि माउंटबेटन योजना के सभी देशी रियासतों के भारत में स्वतः विलय का प्रावधान नहीं किया था और उसने अपेक्षा की गई थी कि वे भारतीय या पाकिस्तानी किसी एक के साथ विलय करें। तीसरा है, सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित तिथि से 15 अगस्त पूर्व 1947 को किया गया था, 1947। तो तीसरा करेक्ट है। 1 और 3 सी। 29 आज़ाद हिंद फौज आईएनए के बारे में विचार करना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने बैंकॉक सम्मेलन 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय करने का लिया था। 29 पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है, सुभाष चंद्र बोस आईएनए का नेतृत्व संभालने वाले पहले ही आज़ाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो और जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचे थे, जहां रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज
आयनी की कमान सौंपी थी। इसके बाद ही अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, जापान द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन आजाद हिंद सरकार द्वारा सौंपने को निर्णय लिया गया, बोस द्वारा आयनी के नेतृत्व को संभालने के बाद लिया गया था। ये बात करेक्ट है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने आयनी की कमान संभालने और आजाद हिंद सरकार की स्थापना के बाद नवंबर 1943 में जापानी सरकार ने घोषणा की थी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन उसे हस्तांतरित कर दिया जाएगा। आंसर 1-3 करेक्ट है। क्वेश्चन 30 नंबर है, आजाद हिंद फौज आईएनए के मुकदमे ने अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की थी, जिसने ब्रिटिश सरकार को स्वयं न्यायिक कार्रवाई की अपेक्षा की और भारतीय जनमत पर उसके प्रभाव को अधिक चिंतन कर दिया था। तो इनमें से यहाँ पर विकल्प जो दिए हैं विकथन बताना उसके हिसाब से। ये बोला कि ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार करने के बाद कि आंदोलन इसने सांप्रदायिक बाधाओं को पार कर लिया था। आईएनए अधिकारियों को प्रथम दल के रूप में सजा को माफ करने का निर्णय लिया गया था। 30 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है कि विभिन्न विचारधाराओं ने छात्रों, संगठनों, श्रमिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर आईएनए मुकदमे के रूप में भाग लिया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा है, आईएनए आंदोलन के समय कांग्रेस कार्य समिति ने संयम रखने के बजाय व्यापक सविनय विज्ञान आंदोलन प्रोत्साहित किया था। तीसरा गलत है, क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति जो थी इसने व्यापक सविनय विज्ञान आंदोलन को तीव्र के लिए प्रोत्साहन नहीं किया था। इसकी बजाय दिसंबर 1946 में अपनी बैठक में इसने कठोर अहिंसा पर जोर दिया था और जनता के उग्र विरोध को नियंत्रित करने को लेकर प्रयास किया था। 1-2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में विचार करना। 1930 के दशक में किसान आंदोलन को लेकर के युग पर विचार करना है। बकास आंदोलन आपका हो जाएगा जो बिहार में करेक्ट है, ठीक है। 31 का पहला करेक्ट है। दूसरा, नहर कर सत्याग्रह बिहार का बर्दगान जिला। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहां से करेक्ट है। तीसरा है हाट टोला आंदोलन केरल। हाट टोला आंदोलन केरल नहीं होगा, ये हो जाएगा कहाँ? ये आपका गलत हो जाएगा, उत्तरी बंगाल होना चाहिए इसका। बटाई दर्रा आंदोलन आंध्र का गुंटूर जिला, ये बात गलत है क्योंकि बटाई दर्रा आंदोलन बंगाल के दिनाजपुर जिले में केंद्रित था, ना कि आंध्र के गुंटूर में। 1-2 करेक्ट है, आंसर सी। 32 नंबर 32, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की विचारधारा के उद्देश्य को लेकर विचार करना है। HSRA ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया के एक संघीय गणराज्य की स्थापना की परिकल्पना की थी। पहली बात क्या होगा? 32 का करेक्ट है। सेकंड, संगठन उपनिवेशवादी शोषण और आर्थिक समानता दोनों को समाप्त करने के लिए समाजवाद का अनिवार्य मानता था। सेकंड में सही है। तीसरा, HSRA का विश्वास था कि स्वतंत्रता पाने के लिए सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियाँ पर्याप्त थीं। तीसरी बात गलत है क्योंकि HSRA ने क्रांतिकारी हिंसा का प्रयोग जारी रखा था, लेकिन अब उनका मानना था कि केवल व्यक्तिगत क्रांतिकारी को यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किया सकती है, इसकी बजाय उन्हें जन आधारित क्रांतिकारी आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया था। चौथी बात है HSRA का उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह आयोजित करने के लिए साथ साथ समान जन में क्रांतिकारी विचारों को प्रोत्साहित करना भी था। ये बात करेक्ट है। आंसर 1, 2 और 4 सही है, तो ए आंसर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है, अर्थशास्त्र में अपना वर्तमान स्वरूप ईस्वी सन के प्रारंभिक काल में आसपास प्राप्त किया था, यद्यपि इसके प्रारंभिक अंश मौर्य काल से संबंधित है। 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी। सेकेंड बात है मेगास्थनीज की इंडिका जो थी केवल बाद में शास्त्रीय लेखकों द्वारा उद्धृत अंशक रूप में ही उपलब्ध है। सेकेंड, ये भी करेक्ट है क्योंकि चंद्रगुप्त दरबार के में आने वाली मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका मौर्यकालीन भारत में एक मूल्यवान विदेशी विवरण है, हालांकि इसका मूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। 1-2 दोनों करेक्ट है। तीसरा देखते हैं 33 में, ये बोला कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कृति को एक अज्ञात ग्रीक व्यापारी ने लिखा था, जो भारत के बंदरगाहों और समुद्री व्यापार की भूमिका को जानकारी देती है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। 1, 2, 3 आंसर यहाँ से 33 का डी। 34 है पूरा पाषाणकालीन जो स्थल है उसके बारे में विचार करना है, कौन सा समझ सही है देखते हैं। 34 में पहला ये बोला है सोहन घाटी, हस्त, कुठार एवं चौपर। पहला क्या होगा? पहली बात 34 का करेक्ट है। भीमबेटका असुलियन परंपरा के
जिसके पश्चात मध्य और पुनर्पाषाणकालीन संस्कृति का विकास हुआ था। दोनों बातें यहाँ से क्या है, करेक्ट है। तीसरा है अतिरमपक्कम विशिष्ट रूप से उत्तर पुनर्पाषाणकालीन स्थल। तीसरी बात गलत है, क्योंकि तमिलनाडु की अति परंपक जो है उससे प्रारंभिक और मध्य पुनर्पाषाणकालीन कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें हस्तकुठार, प्लिक ब्लेड और स्क्रीपर शामिल है। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है। तीसरा आंसर गलत होगा। 35 आते हैं 35 नंबर। इसे बोला मध्यकालीन मध्यपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में विचार करना है। राजस्थान में कोठारी नदी के तट पर स्थित लंगनाच को भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणकालीन स्थल मानते हैं। 35 पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में कोठारी नदी पर स्थित बागोर को भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणकालीन स्थल मानते हैं और ये इस काल की सबसे व्यापक रूप से उत्खनित बस्तियों में से एक है। गुजरात में स्थित बागोर से इसके प्रारंभिक संस्कृति चरण के सूक्ष्म पाषाण काल उपकरण सावधान पशुओं की अस्थियां प्राप्त हुई थी। सेकेंड यहाँ से गलत है। आंसर से अच्छा दोनों गलत है ना, कोई नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर गुजरात में लंगनाच का भी व्यापक अध्ययन किया गया था और इसमें ये 3 सांस्कृतिक चरणों को प्रदर्शित करता है। इसमें से शुरुआती चरण में सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सावधान और पशुओं की अस्थियां मिली थी। दोनों बातें गलत हैं। आंसर 35 का क्या होगा, सही पूछा है तो कोई सही नहीं है। 36 है भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाणकालीन संस्कृति के संबंध में विचार करना है। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ की खेती, पशुपालन और आखेट पर आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। गुफ कराल के प्रारंभिक चरण की विशेषता पालतू पशुओं एवं पौधों के साथ मध्यभांडों की उपस्थिति थी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि गुफ कराल में प्रारंभिक चरण मध्यभांड विहीन था, जहाँ से वन धान्य और वन पशुओं की अस्थियां प्राप्त हुई थी। पालतू पशुओं एवं पौधों के प्रमाण केवल द्वितीय एवं तृतीय चरणों में ही प्राप्त होते थे। दूसरा गलत है, पहला यहाँ से सही होगा। आगे आते हैं। तीसरा है बेलन घाटी के पुरास्थल आखेट संग्रह से भोजन उत्पादन की ओर संक्रमण के प्रमाण प्रदान करता है। तीसरी बात सही है। आंसर 1 और 3 सही था, दूसरा गलत है। 37 है ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के संबंध में विचार करना है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति और इसका विवरण देखते हैं। पहला बोला है कायथा। कायथा क्या था, ये संस्कृति का नाम था। कायथा से पड़ा था, जो चंबल की सहायक नदी काली सिंध के तट पर उज्जैन से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। सही है। आहस बनास संस्कृति, ये क्या होगा, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। सफ़ेद रंग में चित्रित विशिष्ट लाल काला मध्यभांड। मालवा संस्कृति बोला सर्वप्रथम नर्मदा नदी के तट पर मैसूर और नौदा टोली इसकी खोज की थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा जारवे संस्कृति महाराष्ट्र की तापी घाटी में स्थित एक विशिष्ट स्थल के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। चौथी बात गलत है, क्योंकि जारवे संस्कृति एक तापी घाटी का नाम पर नहीं बल्कि अहमदनगर जिले में जोरवे स्थित इसके मूल रूप से स्थल के रूप में रखा गया था। जारवे बस्तियां बाद में तापी गोदावरी और भीमा घाटी पर फैल गई थी, लेकिन मूल रूप से स्थल अहमदनगर में ही स्थित है। तो 1 2 3 करेक्ट है, चौथा गलत होगा। 37 का आंसर 1 2 3। 38 दक्षिण भारत में महापाषाणकालीन समाधानों के संबंध में विचार करना है। महापाषाणकालीन समाधान समानता आवासीय क्षेत्र से अलग स्थित कब्रिस्तान में निर्मित होते थे और वे लौह युग की प्रमुख विशेषता थी। 38 का पहला करेक्ट है। श्रेष्ठ समाधानों में का निर्माण ग्रेनाइट की पट्टिकाओं से किया जाता था, जबकि शैलकृत कच्ची समाधानों का प्रमाण मुख्यतः केरल से प्राप्त हुए थे। तीसरा जूना पानी से अश्व समाधानों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो ये संकेत देते हैं कि घोड़े भारतीय उपमहाद्वीप में स्वदेशी जीव थे। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यद्यपि नागपुर के निकट जूना पानी में अश्व समाधानों के प्रमाण प्राप्त हुए, तथापि भारत में जंगली घोड़े नहीं पाए गए थे और माना जाता है कि घोड़ों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। ठीक है, तो 1 2 यहाँ से क्या होगा स्टेटमेंट इसका, ये सिर्फ करेक्ट होगा। सही आंसर 38 का 1 2 करेक्ट है। 39 नंबर है हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में विचार करना है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की बस्तियां समानता पश्चिमी दुर्ग तथा पूर्वी निचले नगर में विभाजित थीं। पहली बात करेक्ट है। लोथल का नगरीय विन्यास भी हड़प्पा समान था, जिसमें दुर्ग और निचला नगर परकोटे द्वारा पृथक किया जाता था। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से गलत है, क्योंकि लोथल का नगर विन्यास अन्य हड़प्पा नगरों से भिन्न था। यद्यपि
ये ईंटों से निर्मित प्राचीन से घिरा हुआ था, प्राचीर से घिरा हुआ था, फिर भी यहाँ पर ये दुर्ग और निचले नगर का आंतरिक विभाजन नहीं था। तीसरा है कालीबंगा में दुर्ग और निचला नगर दोनों ही रक्षात्मक दीवारों से घिरे थे, जबकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में केवल दुर्ग ही किलेबंद था। तीसरा क्या होगा? करेक्ट है। आंसर पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। 1 और 3 करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? 39 का करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन 40 है हड़प्पा समाज में अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करना है। मन का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प उद्योगों में से एक था, जिसके प्रमुख उत्पादन केंद्र मोहनजोदड़ो तथा लोथल था। पहली बात यहाँ से सही है। हड़प्पा लिपि में सभ्यता के विकास क्रम के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तन हुए थे, जो व्यापक उपयोग का संकेत देते थे। सेकेंड गलत है, क्योंकि हड़प्पा लिपि अभी भी तक पढ़ी लिखी नहीं जा सकती थी। इसमें सभी महत्वपूर्ण बात यह कि हड़प्पा सभ्यता पूरे जीवन काल में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जिससे यहाँ पर संकेत मिलता है कि यह संभवतः समान उपयोगी में होने वाले बजाय विशेष अधिकार प्राप्त लेखकों को एक समूह में जानी जाती थी। पहला सही, दूसरा गलत है। तीसरा बोला है सिंध तथा पंजाब में गेहूं और जौ मुख्य खाद्यान्न थी, जबकि गुजरात के कुछ भागों में चावल एवं बाजरा अधिक प्रचलित थी। तीसरी बात क्या होगी? देखो 40 का जो तीसरा स्टेटमेंट है ये क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात सही है। चौथी बात क्या है? चौथी बात यहाँ से कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता में पुरुष समानता व्यक्तिगत आभूषणों का उपयोग नहीं करते थे, जबकि आभूषण मुख्यतः महिलाओं द्वारा संबंध थे। क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट थी और चौथी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। तो 2 4 गलत है, 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है तो आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, हाँ 41 आते हैं। हड़प्पा स्थलों की भौतिक विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 41 का। ये एक तो पहला बोला हड़प्पा स्थल इसका, ठीक है। उसके बाद इसकी भौतिक विशेषता, मोहनजोदड़ो बिटुमिनस द्वारा जलरोधी बनाया गया महान स्नानागार। हड़प्पा गेहूं और जौ की कटाई संबंधित गोलाकार चबूतरे। कालीबंगन 7 अग्नि वेदिकाओं की एक पंक्ति की खोज। चंद्रोदड़ो मन के द्वारा बनाने वाली अवस्थाओं को दर्शाने वाली कार्यशाला। सभी करेक्ट हैं। 41 का 1 2 3 4 डी करेक्ट है। 42 नंबर है 42। हड़प्पा सभ्यता के पतन को अब आकस्मिक एवं विनाशकारी पतन की बजाय नगरीकरण क्रमिक ह्रास की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। ये आपका क्या हो गया? अभी कथन हो गया, तो यहाँ पर इसके स्टेटमेंट है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि जहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख शहरी केंद्र परित्यक्त हुए थे, वहीं गुजरात, हरियाणा और ऊपरी दोआब क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या बढ़ गई थी। 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, हड़प्पा सभ्यता की अनेक विशिष्ट नगरीय विशेषताएं जैसे लिपि, मानकीकृत, बाट और मुद्राएं लुप्त हो गई थी, यद्यपि अनेक बस्तियां निरंतर आबाद रही थीं। सेकेंड बात सही है। तीसरा बोला भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा जो है कालीन बस्तियों का पूर्णतः लोप हो गया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है, बस्तियाँ कई क्षेत्रों में आबाद रही थीं, ठीक है, और कुछ क्षेत्रों में उनकी संख्या में वृद्धि हुई थी। अतः यह प्रमाण हड़प्पा बस्तियों के पूर्ण और अचानक विलुप्त होने की धारणा का खंडन करता है। आंसर 1 2 करेक्ट है। बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे आते हैं 43। प्रारंभिक वैदिक समाज राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करना है। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था में पशुधन संपत्ति का प्रमुख मानदंड था, जबकि कृषि का स्थान गौण था। पहला क्या होगा? 43 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। राजा का पद पूर्णतः वंशानुगत था और उसके चयन के लिए कबीलाई सभाओं की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी। गलत है, क्योंकि राजा कबीले का प्रधान और रक्षक होता था, लेकिन उसका पद वंशानुगत नहीं होता था। प्रारंभिक वैदिक समाज कबीलाई के रूप में स्वरूप था तथा सामाजिक संबंध मुख्यतः नातेदारी पर आधारित थे। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 आंसर सी। 44 है उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तन के बारे में विचार करना है। वर्ण व्यवस्था के उदय के साथ ब्राह्मणों और क्षत्रिय का सामाजिक वर्चस्व बढ़ता गया, जबकि वैश्य मुख्य उत्पादक वर्ग बन गए थे। 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में अनुष्ठान अधिक विस्तृत हो गए थे और तेजी से शासक वर्ग के राजनीतिक अधिकार
और भौतिक श्रेष्ठता को वैधता प्रदान करने के लिए उपयोग में लाने लगे थे। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, लोहे के प्रचलन ने गंगा घाटी में लौह निर्मित हल को, फाल को, कुदालों और व्यापक उपयोग के माध्यम से तत्काल कृषि तकनीकी में परिवर्तन ला दिया था। ये बात गलत है, क्योंकि यद्यपि उत्तर वैदिक काल में लौह प्रौद्योगिकी का ज्ञान हो चुका था, फिर भी कृषि में इसका उपयोग सीमित था। आंसर 1 to A करेक्ट है। 45 आते हैं। 45 बोला है वैदिक साहित्य के संबंध में विचार करना है, वैदिक ग्रंथ और विवरण। देखते हैं। पहली बात है संहिताएं क्या होती थी। देखो, जो संहिताएं हैं ये वैदिक ग्रंथों में मूल रूप से निहित वैदिक भजनों को और मंत्रों का संग्रह। ब्राह्मण क्या था? ब्राह्मण जो था ये गद्य रचनाएं जिनमें मंत्रों की संख्या और व्याख्या को यज्ञ अनुष्ठान शामिल था। सही है। तीसरा, अरण्यक नकारात्मक आत्माओं को भगाने के लिए जादुई मंत्रों का ताबीज संबंधित स्वतंत्र। गलत है, क्योंकि अरण्यक मुख्यतः ब्राह्मण ग्रंथों से संबद्ध था और वन ग्रंथ है जो उपनिषदों के साथ इसमें दार्शनिक चर्चाएं शामिल थीं। नकारात्मक आत्माओं और रोगों से बचाव के लिए जादुई मंत्रों का उपचार संग्रह अथर्ववेद में है, अरण्यकों में नहीं होगा। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों में दार्शनिक परिशिष्ट जिन्हें सामूहिक रूप से वेदांत के नाम से जानते थे। चौथा करेक्ट है। आंसर 1, 2, 4 45 का सही आंसर यहां से 1, 2, 4 सी। 46 है उत्तर वैदिक काल के लोगों में धार्मिक विचारों के संबंध में विचार करना है। पूर्व वैदिक काल में जो लोग थे, ठीक है, पूर्व वैदिक काल के जो लोग थे वो वायु, जल, वर्षा और अग्नि जैसी प्रक्रिया शक्तियों का मानकीकरण किया और उन्हें मुख्यतः पुल्लिंग स्तरों में कल्पित किया था। क्या होगा? 46 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, वैदिक धर्म का मुख्य बल भौतिक लाभों के बजाय आध्यात्मिक उत्थान और अमूर्त दार्शनिक चिंतन पर आधारित था। सेकेंड गलत होगा, ओनली 1 से है। 47 है महाजनपद और इसकी विशेषता देखते हैं। पहला बोला है कि वज्जी होता था 8 कुलों की महासंघ जिसमें अल्पतंत्री शासन व्यवस्था थी। सेकेंड बोला है कौशल क्या था? जो कौशल था ये क्या था? कौशल कई लघु प्रजातंत्र या प्रधानतंत्र को संयुक्त रूप से एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में उभरा था। इसने काशी राज्य का विलय कर लिया था। सेकेंड सही है। तीसरा, मगध उर्वर आर्द्र धान उत्पादक क्षेत्र जिसकी राजधानी प्रारंभ में राजगिरे के बाद पाटलिपुत्र में थी। तीसरा करेक्ट है। चौथा यहाँ से अभी मैच कर रहा है वाराणसी में राजधानी जो वर्तमान में वाराणसी जिले के आसपास स्थित थी। तो सब मैच कर रहे हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए। 48 निम्नलिखित अभिकथन पर विचार करना है। पढ़ते हैं पूरा, उसके बाद यहाँ पर अभिकथन देखेंगे। मगध का सबसे प्रमुख महाजनपद के रूप में उदय न केवल सैन्य विस्तार का परिणाम था जबकि यहाँ पर यह अनुकूल भौतिक परिस्थितियों और दूरदर्शी राजनीतिक रणनीतियों से भी संभव था। पहला क्या होगा? 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकंड, राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने को मगध को उत्तरापथ और नदी परिवहन के नियंत्रण में सहायता मिली थी। सेकंड भी सही होगा। तीसरा, बिंबिसार ने क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ वैवाहिक संबंधों और राजनयिक संबंधों के माध्यम से मगध को सुदृढ़ीकृत किया था। तीसरा क्या होगा? करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करिए सही है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। 49 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले हर्यक शिशुनाग और नंद राजवंश के बारे में विचार करना है। कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है? यहाँ पर देखो जो सुमेलित नहीं है, पहला यहाँ पर है राजवंश संबंध घटना। हर्यक वंश कौशल के साथ वैवाहिक संबंध के माध्यम से काशी का एक हिस्सा प्राप्त किया था। करेक्ट है। हर्यक वंश सरसों के बीच फूट डालकर लंबे समय तक वज्जी को संकोराया था। सही है। शिशुनाग वंश हर्यक शासक अंतिम इसको अपदस करके उसके बाद महापद्मनंद द्वारा स्थापित किया था। ये बात गलत हो जाएगी तीसरी वाली, क्योंकि हर्यक वंश के पतन के पश्चात शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसके बाद महापद्मनंद द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। तो गलत है। 1, 2 सिर्फ करेक्ट है। गलत पूछे कौन सा होगा तो बी नंबर। क्वेश्चन 50 है जैन धर्म के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। जैन धर्म निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहली बात, महावीर पार्श्वनाथ द्वारा पहले से प्रतिपादित 4 सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य को शामिल किया था। 50 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जन संगीति ने महावीर की पवित्र शिक्षाओं को 12 अंगों में विभक्त किया था। सेकंड भी सही होगा। तीसरा है दिगंबर संपदा ने प्रथम संगीति में संकलित जैन जो धर्म ग्रंथ थे उसको स्वीकार किया जबकि श्वेतांबर संपदा ने इसे अस्वीकार किया था। तीसरी बात गलत है क्योंकि दिगंबर संपदा ने प्रथम संगीति के संकलित धर्म ग्रंथ को कहते हुए मान्यता देने से इनकार कर दिया था कि
मूल 14 वर्ष पहले ही खो चुके थे और शास्त्रों में प्रामाणिकता और वश धारण करने जैसे मतभेद कारण अंतः दिगंबर और सितंबर संप्रदाय के उदय से हुए थे। तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा। आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग 50 क्वेश्चन ही करेंगे आज, ठीक है। मेंटरशिप यहाँ पर जो टेस्ट है दृष्टि का यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 के लिए आईएएस का, ठीक है। ये देखो ये शामिल कर सकते हो, अपना यूपी पीसीएस में भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है लगभग यूपीएससी के बराबर ही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको भी पढ़ सकते हो। यूपी पीसीएस भी आने वाला है, आपका दोनों तैयारी होगा अच्छा सा, है ना। और यूपी पीसीएस का ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसको यूपी पीसीएस में भी शामिल कर सकते हो। पॉइंट जितने टॉपिक आ रहे हैं वो सब टॉपिक लिख सकते हो। और एक बात और, अगर आप यहाँ पर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो आईएएस प्रीलिम्स का, तो जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, जैसे जैन धर्म को लेकर टॉपिक आया पूरा, आप टॉपिक लिस्ट करते जाओ। 50 क्वेश्चन कराए, 50 टॉपिक आप लिस्ट करो कौन से टॉपिक थे, उनको जाकर डीप में एकदम पढ़ो, साथ में उनके आंसर भी मेंस लिखते रहो, है ना। बाकी कुछ डाउट रहेगा तो पूछो आप, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना है और पूछते रहना है, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, है ना। टेलीग्राम पे कि कैसे क्वेश्चन टॉपिक निकालने हैं, कैसे मेंस के आंसर लिख सकते हैं, तो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज का ऑप्शन है, वहाँ से कर सकते हो आप। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।